सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कार्यपालिका न्यायालय के पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो संविधान के किस भाग में वर्णित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है जो कि कार्यपालिका न्यायालय के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी भाग 4 में। आपको बता दें दोस्तों कि न्यायपालिका का पृथक्करण सिद्धांत संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 50 में वर्णित है और अनुच्छेद 50 नीति निर्देशक तत्व का भाग है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है। इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मुख्य न्यायाधीश। आपको बता दें दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है और परंतु सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव किस प्रकार होता है। आपको बताना है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव होता है वह इनमें से किस प्रकार होता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर अन्य न्यायाधीशों का चुनाव मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय को इनमें से किस विवाद या निर्णय पर न्याय देने का मूल अधिकार है। आपको बताना है कि जो सर्वोच्च न्यायालय को इनमें से किस विवाद या निर्णय का न्याय देने का मूल अधिकार है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 131 क में यह उल्लेख है कि भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद का निपटारा उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बताना है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 65 वर्ष। आपको बता दें दोस्तों कि संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है, जबकि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का जो अधिकतम कार्यकाल होता है वह 62 वर्ष का होता है निर्धारित है और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की उम्र 62 वर्ष से 65 वर्ष करने के लिए सरकार द्वारा संविधान 114वां संशोधन बिल 2010 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन गलत है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। आपको बता दें कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूलाधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य करता है और यह भारतीयों की स्वतंत्रता तथा संविधान का संरक्षक है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में उठने वाले विवादों की जांच का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का संरक्षक नहीं है क्योंकि वे तत्व वाद योग्य नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून तथा तथ्य के विषय में राष्ट्रपति को सलाह देता है। आपको बताना है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून तथा तथ्य के विषय में राष्ट्रपति को क्या सलाह देता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी केवल तब जब वह सलाह मांगता है। आपको बता दें दोस्तों कि संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून तथा तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को सलाह देता है, किंतु राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई ऐसी सलाह को देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय बाध्य नहीं है, अर्थात ऐसी सलाह देना सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा पर निर्भर है तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी मामले में इस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई सलाह राष्ट्रपति पर भी बाध्यकारी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में यदि कोई व्यक्ति जाता है तो वह आवेदन करेगा। आपको बताना है कि जो सर्वोच्च न्यायालय में यदि कोई व्यक्ति जाता है तो वह किस भाषा में कैसे आवेदन करेगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी अंग्रेजी में। आपको बता दें कि अनुच्छेद
348 यानी 348 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन की भाषा अंग्रेजी है। यदि कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में आता है तो वह अंग्रेजी भाषा में ही आवेदन करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश मासिक वेतन कितना पाते हैं? आपको बताना है कि जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको कितना वेतन मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 2,80,000। आपको बता दें दोस्तों कि पहले जो मासिक वेतन था वो 33,000 था, लेकिन वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीशों का जो मासिक वेतन है वो 2,80,000 है तथा अन्य न्यायाधीशों का जो वेतन है वो 2,50,000 रुपये मासिक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व ऋण वसूली में आता है। आपको बताना है कि संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व और ऋण वसूली किस में आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी भारत की समेकित निधि। आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा प्राप्त किए गए सभी राजस्व ऋण वसूली भारत की संचित निधि तथा समेकित निधि में जमा होती है और संघ द्वारा उद्गृहित किए गए सभी प्रकार के कर एवं शुद्ध विदेशों से लिए गए ऋण तथा अनुदान राशियां संचित निधि में जमा की जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं उनके जजों का वेतन कहाँ से आता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी संचित निधि। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय के जजों के वेतन भत्ते एवं पेंशन अनुच्छेद 112/3 के अनुसार भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। श्री एस राजेंद्र बाबू भारत के वर्तमान संविधान लागू होने से कौन से मुख्य न्यायाधीश थे? आपको बताना है जो श्री राजेंद्र बाबू थे वो भारत के वर्तमान संविधान लागू होने से कौन से मुख्य न्यायाधीश थे। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी 34वें। आपको बता दें दोस्तों कि न्यायमूर्ति एस राजेंद्र बाबू भारत के 34वें मुख्य न्यायाधीश थे और इनका कार्यकाल 2 मई से 31 मई 2004 तक मात्र 30 दिन तक रहा और ये न्यूनतम समय तक मुख्य न्यायाधीश रहने वाले भारत के दूसरे मुख्य न्यायाधीश है और सबसे कम समय तक मात्र 17 दिन के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कमल नारायण सिंह थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्सिमम बारी क्वेश्चन रिपीट होता है। आपको बताना है कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार या शक्ति किसके पास होता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी संसद। आपको बता दें दोस्तों कि संविधान के अनुच्छेद 124/1 में यह प्रावधान है कि संसद समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर सकती है और वर्तमान में उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों की संख्या 34 है मुख्य न्यायाधीश सहित। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आपको बताना है कि उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी 30। आपको बता दें दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के उपबंधों के तहत उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया है जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश व 7 अन्य न्यायाधीश थे और कालांतर में संसद द्वारा न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण समय समय पर किया गया है। आपको बता दें दोस्तों कि वर्तमान में कुल न्यायाधीशों की जो संख्या है मुख्य न्यायाधीश सहित 34 है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्णय कौन करता है? आपको बताना है कि किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्णय कौन करता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी संसद। आपको अभी मैंने बताया कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करने की शक्ति संसद को है और अनुच्छेद 214 तथा 231 द्वारा संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह विधि बनाकर न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करे और इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से राय प्राप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी भाग 5 में। बता दें कि भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका का उल्लेख है और संघीय न्यायपालिका का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
निम्नलिखित में से कौन महान्यायवादी की नियुक्ति करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम बार रिपीट भी होता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है जो भारत सरकार के मामलों का न्यायालयों में प्रतिनिधित्व करता है और महान्यायवादी को संसद की कार्यवाही में भी भाग लेने का अधिकार है परंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? आपको बताएं जो केरल का उच्च न्यायालय है वह कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एर्नाकुलम। आपको बता दें दोस्तों केरल राज्य का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम शहर में स्थापित है और इसकी स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी और केरल एवं लक्षद्वीप इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, मैक्सिमम बार रिपीट भी हुआ है। बताना जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो किस उच्च न्यायालय के अधिकार में आते हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कोलकाता। आपको बताया दोस्तोस्तों कि कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्राधिकार है और यह वर्ष 1861 के उच्च न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत 1 जुलाई 1862 को स्थापित हुआ और इसी अधिनियम के तहत मद्रास और बम्बई उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है कि इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1866। आपको बताया दोस्तों कि 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत उत्तर पश्चिमी प्रांत के लिए 1866 ईस्वी में आगरा में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी जिसे 1869 ईस्वी में इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 2 या अधिक राज्यों एवं या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो 2 या अधिक राज्य होते हैं उसमें संघीय प्रदेश के लिए एक मान्य उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है या कैसे की जा सकती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी संसद द्वारा कानून बनाकर। आपको बताया दोस्तों कि संविधान के अनुच्छेद 231 के अंतर्गत संसद कानून बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत में न्यायपालिका है। आपको बताना है 4 ऑप्शन है कि भारत में न्यायपालिका है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी स्वतंत्र। आपको बताया दोस्तों कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था लागू किए जाने के बावजूद यहाँ ब्रिटेन की भांति संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत लागू नहीं किया गया और यहाँ पर संविधान सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है और संविधान के द्वारा न्यायपालिका को कार्यपालिका एवं विधायिका के हस्तक्षेप से स्वतंत्र रखा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है। 4 ऑप्शन है आपके पास। बताना है कि जो न्यायालय होता है उसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी पहली बार मामले की सुनवाई की योग्यता। आपको बता दें दोस्तों कि न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य पहली बार सीधे मामले की सुनवाई करने की अधिकारिता से है और संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को भारत सरकार व 1 या 1 से अधिक राज्यों के बीच, एक और भारत सरकार तथा 1 या अधिक राज्य दूसरी ओर 1 या अधिक राज्यों के बीच अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच उठने वाले विवादों के मामले में अनन्य प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अधिकार है जो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी न्यायिक पुनरीक्षण। आपको बताया दोस्तों कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है जिसके तहत संसद या किसी भी विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम की वैधानिकता का निर्धारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसने लाभ के पद की परिभाषा की? आपको बताना है इनमें से किसने लाभ के पद की परिभाषा की है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी सर्वोच्च न्यायालय ने। बता दें दोस्तों कि संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 में सरकार के अधीन लाभ के पद का उल्लेख हुआ है और न तो संविधान और न किसी विधि में इसे परिभाषित किया गया है और विधि द्वारा एक लंबी सूची उन पदों की भी दी गई है जिन्हें लाभ का पद नहीं माना जाएगा। संविधान में स्पष्ट किया है कि मंत्री के पद को लाभ का पद नहीं माना जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे हम कोई वीडियो डालेंगे दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।